लाओ लाओ, क्या डाउट? हम बोलो ना कौन कौन डाउट? अच्छा 10, 11 और 10, 11 और एक्सरसाइज में पहले एग्जाम्पल भी बोलो 10, 11 और 12, ठीक, और भी 13 भी 13, अच्छा, और इधर एक्सरसाइज में 16, अच्छा ठीक, ठीक है देखो कह रहा है ना सवाल में, सुनना, ये तुम याद भी रखना, ठीक है, ये तुम याद भी रखना। देखो कैवा नंबर था ये अथी बता रहे हैं, ये कौन से क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर है 10, लेवल 2 वाला है ना, अब बाकी बन रहा है ना, ठीक है। देखो मान लिया एफ एक्स ना, इसको तुम याद भी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है, अगर एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो इसका लिमिट जो है ना, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब? जब एक्स इंटीजर नहीं होगा। अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा, कल जैसे एक एग्जांपल देख रहा था तुम, एक्स टेंस टू 5/2, 5/2 इंटीजर है क्या बताओ? तो 5/2 प्लस के लिए भी वही वैल्यू आ रहा था, कितना 2, और 5/2 माइनस के लिए वही वैल्यू आ रहा था, मतलब आरएचएल एलएचएल बराबर हो रहा था। लेकिन अगर एक्स कोई इंटीजर है ना, तो बॉक्स एक्स का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आपने 2 देखा था, 2 प्लस के लिए 2 आ रहा था, और 2 माइनस के लिए क्या आ रहा था? 1 आ जा रहा था। आरएचएल 2 आ जा रहा था, एलएचएल 1 आ जा रहा था, तो आरएचएल एलएचएल बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ये आप याद भी रखिएगा, नोट में लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स does not exist does not exist for any integer, for x belongs to integer, for any, ऐसे लिखो, any हटा दो और of x belongs to लिख लो integer, for x belongs to integer, for x tends to लिख सकते हो x tends to integer, x tends to integer। अगर x को इंटीजर लेते हो आप ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो अब कोई भी इंटीजर की बात हो रही है तो 2 थोड़ी ले सकते हैं, 3 थोड़ी ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को? -2 नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको जनरल इंटीजर लेना होगा, तो जनरल इंटीजर के ले लेते हैं, तो लेट x बराबर के ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं? के, और इसको बिलोंग करा देते हैं किससे? इंटीजर से। तो ये कोई खास इंटीजर तो नहीं है, ये जनरल इंटीजर है, तो ये सबके लिए वेरीफाई हो जाएगा। के 1 होगा तो 1 के लिए दिख जाएगा, 2 होगा तो 2 के लिए दिख जाएगा, 3 होगा तो 3 के लिए दिख जाएगा, -2 होगा तो -2 के लिए दिख जाएगा, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे पहले आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल एट एक्स बराबर क्या लिखाएगा? एफ के प्लस लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या है बताओ हमको? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हमने तुमको बताया था कि अगर ग्रेट बॉक्स के अंदर एक्स हो तो यहाँ पे जो रहता वही लिखना होता है,
ऐसे जनरली हम x टेंस टू k प्लस रहता है तो x की जगह क्या लिखते हैं, k लिखते हैं। लेकिन जब सवाल में मॉड आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो वहां पे या सिग्नम आ जाए, इस तरह का जब आ जाता है ना, देखो दुनिया में 5 फंक्शन जो होता है वो पीस वाइज डिफाइंड होता है, टुकड़ों में बना होता है। टुकड़ों में बना हुआ फंक्शन होता है मॉड, जिसका ब्रांच बनता है, मॉड एक्स का ब्रांच बनता है ना, एक्स और माइनस एक्स का। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बहुत सारा ब्रांच बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 हो जाएगा जब 0 से 1 चलेंगे, एक्स 2 हो जाएगा जब 2 से 3 चलेंगे, तो ऐसा ऐसा इनफाइनाइट ब्रांच बन जाता है। एक सिग्नम फंक्शन होता है, एक लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। ये 5 पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ये टुकड़ों में बना होता है। तो ये सब अगर फंक्शन है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये सिंबल का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये वाली सिंबल अगर ऐसा कहीं आ जाए, इसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर, या फिर इसको ऐसे भी लिखता है लोग इस तरह से, लिस्ट इंटीजर। और ये वाली आता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक सिग्नम करके लिखा रहता है SGM। तो ये सब जो है ना, एक मॉडुलस वाला जान ही रहे हो, ये 5 फंक्शन दुनिया में जो है ना, और ये 5 फंक्शन पे अगर अच्छा खासा आपका कमांड हो गया ना, तो कैलकुलस आपका अच्छा हो जाता है। क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है कैलकुलस में, लिमिट उमिट से कनेक्टेड, फंक्शन से कनेक्टेड, सारा यही 5 से ऑपरेटेड रहता है। एक ही सवाल में 2-3 गो डाल देगा, बहुत डिफिकल्ट बनाना होगा सवाल को तो एक ही साथ क्या है ना 2-3 ऑपरेटर डाल देता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बताइए, एक्स की जगह लिखेंगे k प्लस। अब आप तो जान रहे हैं कि k इंटीजर है, तो k इंटीजर है तो k प्लस k से जस्ट राइट होगा। तो नंबर लाइन पे k से जो राइट वाला वैल्यू होगा वो तो इंटीजर नहीं होगा। तब आप सोचिए k प्लस का जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, लेकिन वो लाई करेगा किसके बीच, k और k प्लस 1 के बीच। तो k और k प्लस 1 के बीच, तो छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, k। तो RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, k। समझ में आ रहा है क्या? अब हमने निकाला LHL एट x बराबर k, ये लिखाएगा fk माइनस, ये लिखाएगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, याद भी रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, fx का वैल्यू क्या है बेटा, x की जगह पे क्या लिखिएगा बेटा, x की जगह लिखिएगा k माइनस। तो आप लिख दीजिए यहाँ k माइनस। अब आप सोचिए k माइनस लिखा मैंने, तो k इंटीजर है तो k माइनस तो इंटीजर नहीं होगा, k इंटीजर है तो k माइनस इंटीजर होगा क्या, नहीं। तो अब आप सोचिए नंबर लाइन पे, यहाँ पे है k, तो k माइनस इधर होगा ना, बोलिए। तो अब k माइनस जो है किसके बीच लाई करेगा, k और k माइनस 1 के बीच लाई करेगा क्या, क्योंकि k माइनस इंटीजर है नहीं, तो वो किसके बीच लाई करेगा, k से लेफ्ट वाली जो वैल्यू है, k से लेफ्ट वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसके बीच लाई करेगा, k माइनस 1 और k के बीच। तो इसमें छोटा इंटीजर कौन है, k माइनस 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, k माइनस 1। आपको लगता है k माइनस 1 और k कभी बराबर होगा, तो RHL नॉट इक्वल टू क्या हो गया, LHL। सो RHL नॉट इक्वल टू LHL। जब RHL LHL इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया, क्या दिक्कत था इसमें बताओ, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें तो बताए दो। अच्छा अगला सवाल है, मिटा दें इसको। अगला सवाल देखो क्या कहता, अगला सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगला सवाल e पे पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पे पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, इसका लिमिट निकालना है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो पहले RHL निकालिए एट x बराबर 0,
RHA लाइट एक्स बराबर 0। तो RHA लाइट एक्स बराबर 0, ठीक है ना। RHA लाइट एक्स बराबर 0 क्या लिखा है बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू कितना है, e पे पावर 1/x -1। कल ही हमने बताया था, कभी जब नीचे 0 बनने लगे तो आप जरूर चेक कीजिए क्या 0 प्लस है या 0 माइनस। तो यहाँ x की जगह 0 डालेंगे, नीचे 0 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/0 प्लस आ जाएगा -1, ठीक है बेटा। नीचे आ जाएगा e पे पावर 1/0 प्लस +1, ठीक है ना। बोलिए, अब ये जो है ये आ जाएगा 1/0 प्लस आ जाएगा इंफिनिटी, घटाओ 1, और नीचे आ जाएगा इंफिनिटी जोड़ 1, ठीक। एक मिनट, e पे पावर इंफिनिटी जोड़ 1, ठीक है बेटा। हमने कल बताया था आपको, किसी चीज पे पावर इंफिनिटी आता है तो क्या देखना, उसका मॉड वैल्यू 1 से कम है या ज्यादा। अगर 1 से ज्यादा मॉड वैल्यू है तो उसका वैल्यू क्या बनता है, इंफिनिटी। तो e का मॉड वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा या 1 से कम। e का वैल्यू होता है कितना बताइए, 2.71 के करीब, है ना। तो 2.71 का मॉड वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा पे पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये बन गया आपका इंफिनिटी घटाओ 1, है ना। और नीचे बन गया इंफिनिटी जोड़ 1। इंफिनिटी में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कट के 1 नहीं हो जाएगा, नहीं, इसको बोलते हैं मीनिंगलेस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मीनिंगलेस। हाँ, ये कट के 1 होता कब, जब ऊपर वाला इंफिनिटी और नीचे वाला इंफिनिटी क्या होता, सेम होता। तो आपको लगता है कि ऊपर वाला इंफिनिटी और नीचे वाला इंफिनिटी सेम है, नहीं, ये दोनों इंफिनिटी सेम है क्योंकि ये दोनों एक ही से आया, लेकिन इस इंफिनिटी में एक कमा है और इस इंफिनिटी में एक जुड़ा है। तो अब ये जो इंफिनिटी है ये वाली वैल्यू है, ये जो इंफिनिटी है ये वाली वैल्यू है, दोनों सेम इंफिनिटी नहीं है, इसलिए ये नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना, इसको हम क्या मानेंगे, मीनिंगलेस फॉर्म, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब हो गया क्या, अब ये देखो, ये इंफिनिटी बटा इंफिनिटी टाइप हो गया। अब लिमिट का सवाल अगर इंफिनिटी बटा इंफिनिटी टाइप का है ना, तो उसका जब तक तरीका नहीं पता होगा ना तो सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर सवाल इंफिनिटी बाई इंफिनिटी टाइप का आ जाए तो उसको बनाने का क्या प्रोसेस होता है आपको पता है, उसका प्रोसेस होता है अलग अलग टाइप का, अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर अलजेब्रिक लिमिट होता है, अगर अलजेब्रिक लिमिट है तो जिसका भी वैल्यू इंफिनिटी बन रहा और जिसके चलते सबसे ज्यादा इंफिनिटी बन रहा उस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ये अलजेब्रिक लिमिट नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड सवाल है। तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड सवाल अगर आपको इंफिनिटी बाई इंफिनिटी टाइप आ रहा है तो जिस क्वांटिटी का वैल्यू इंफिनिटी बन रहा है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे इंफिनिटी कौन बना रहा है, e पे पावर 1/x, e पे पावर 1/x। तो e पे पावर 1/x से ऊपर नीचे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो e पे पावर 1/x से हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो ये आ जाएगा e पे पावर 1/x -1 बटा e पे पावर 1/x डिवाइडेड बाई e पे पावर 1/x +1 डिवाइडेड बाई e पे पावर 1/x। लिमिट में एक रूल होता है, लिमिट में क्या होता है, लिमिट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्ट्रैक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लीकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको लगता नहीं कि ऊपर एक फंक्शन बन जाएगी,
नीचे दूसरा फंक्शन बन रहा है ये, लिमिट बाहर लगा है तो आप लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऊपर भी और नीचे भी। तो यहां पे ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e पे पावर 1/x माइनस बटा e पे पावर 1/x माइनस 1 बटा e पे पावर 1/x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e पे पावर 1/x बटा e पे पावर 1/x प्लस 1 बटा e पे पावर 1/x। कर सकते हैं ऐसा? अब ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये भी इंफिनिटी बन रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये कब कट रहा है? क्योंकि सेम इंफिनिटी है। अभी तो बताया ना, आप बोलेंगे सर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं कटेगा। कटेगा जब सेम इंफिनिटी होगा। ये इंफिनिटी बन रहा था, ये भी इंफिनिटी बन रहा है और सेम वैल्यू है तो कट रहा है। अब यहाँ पे ये कितना जाएगा बताइए? यहाँ पे तो ये 1 आ जाएगा माइनस ये बन जाएगा 1/e इंफिनिटी। अभी तो बताया ना इसका वैल्यू इंफिनिटी बन रहा है। नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 1/e इंफिनिटी, ऊपर आ गया 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0, 1/1 कितना आ जाएगा? 1। तो RHL का वैल्यू क्या आ गया? 1। ये फाइनाइट है तो हम RHL निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे? LHL। समझ में आ रहा? बोलो ये। अब LHL निकालते हैं। LHL एट x बराबर 0। ठीक है बेटा। अब LHL निकालते हैं एट x बराबर 0। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e पे पावर 1/x माइनस 1 बटा e पे पावर 1/x प्लस 1। ये अभी के लेवल के लिए आपके लिए अच्छा सवाल है, बेसिक लेवल के लिए बढ़िया सवाल है। अब ये लिखाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e पे पावर कितना आ जाएगा? 1/0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पे पावर 1/0 माइनस प्लस 1। यहां पे आ जाएगा e पे पावर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी माइनस 1 बटा e पे पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1 हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। e पे पावर माइनस इंफिनिटी को आप क्या लिखिएगा? 1/e पे पावर इंफिनिटी माइनस 1 बटा 1/e पे पावर इंफिनिटी प्लस 1। 1/e पे पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 1/e पे पावर इंफिनिटी हो जाएगा इंफिनिटी माइनस 1 बाई 1/e इंफिनिटी प्लस 1। 1/e इंफिनिटी क्या देखा आपने? 0 देखा। 1/e इंफिनिटी क्या देखा? 0। 0 माइनस 1 बटा 0 प्लस 1 क्या हो गया? माइनस 1। RHL LHL बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। तो RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? बोलो। इसमें कई कोई परेशानी बताओ। इसमें मार्क करने वाली बात 2 था। इंफिनिटी बटा इंफिनिटी कटता है, लेकिन कब कटता है? जब दोनों सेम इंफिनिटी हो। दूसरा मार्क करने वाली बात क्या था कि अगर कभी भी पावर इंफिनिटी आ जाए तो सबसे पहले उसके बेस पे अटैक कीजिए। बेस पे अटैक नहीं कीजिए, बेस का मॉड वैल्यू पे अटैक कीजिए। अगर मॉड वैल्यू 1 से ज्यादा है उस पे पावर इंफिनिटी क्या लेंगे? बोलो इंफिनिटी। और बेस का मॉड वैल्यू अगर 1 से कम है तो उस पे पावर इंफिनिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरा चीज हमने देखा कि लिमिट जो है बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ। और एक सबसे खास बात कि अगर सवाल इंफिनिटी बटा इंफिनिटी टाइप का हो तो उसको बनाने का दुनिया में एक ही तरीका है। उसको बनाने का एक ही तरीका है
कि उसमें जितने टर्म्स आ रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा टर्म का आप वैल्यू 0 बनाइए, ज्यादा से ज्यादा टर्म का वैल्यू क्या बनाइए, 0 बनाइए। इसलिए हमने क्या किया, 0 बनाने का मतलब है क्या, ऊपर फाइनाइट होना चाहिए और नीचे टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर फाइनाइट नंबर है, नीचे टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपका वैल्यू 0 होगा। तो हमने क्या किया, जिसका वैल्यू इन्फिनिटी बन रहा था, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टर्म को 0 बनाना। तो ज्यादा से ज्यादा टर्म को 0 बनाना यानी कि इन्फिनिटी से डिवाइड करना। तो इन्फिनिटी बेसिकली कौन सा वैल्यू दे रहा था, ई पे पावर 1/x, इसलिए ई पे पावर 1/x से हमने ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड किया। समझ लो ना। और ये सबसे बढ़िया सवाल था एग्जाम्पल, यही सवाल एक अच्छा था। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट एक और है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक तरह से, कि दुनिया में जो भी ऑड फंक्शन होता है ना, ठीक है, ऑड फंक्शन जो होता है, ठीक है, तो x बराबर 0 पे लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, क्या कर रहा है, if is an odd function, if limit x tends to 0 fx exists, then limit must be 0। कहने का मतलब ये से रिलेटेड 12th में बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर fx कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अब बोलेंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या वर्ड बोल रहे हैं सर। fx अगर कंटिन्यूअस और fx ऑड है तो f0 हमेशा 0 के बराबर होता है। f0 हमेशा क्या होता है, 0। अगर fx कोई ऑड फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो f0 का वैल्यू हमेशा हमेशा 0 ही आएगा, दुनिया का कोई भी ऑड उठा लो। अब ऑड फंक्शन क्या होता है ये समझते हो, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन होता है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। अगर हमने f-x बराबर fx बनाया है, अगर f-x और fx का आउटपुट सेम आ रहा है तो वो फंक्शन इवन होता है। वो फंक्शन क्या होता है, इवन। लिख लो नोट में थोड़ा सा, इफ f-x बराबर f ऑफ x, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, अब उतना डीप में नहीं जा सकते, बट इतना याद रखना, इफ f ऑफ -x बराबर f ऑफ x इंप्लाइज टू fx इज इवन फंक्शन। fx कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। कोई पूछे इवन फंक्शन का कंडीशन क्या है तो आप जवाब देंगे, अगर हम fx वाली रिलेशन में x की जगह -x रखें और fx और f-x के आउटपुट में अगर कोई चेंजिंग नहीं है तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा fx बराबर x², तो आप देखो f-x क्या बनेगा, माइनस ऑफ x का स्क्वायर, माइनस ऑफ x का स्क्वायर क्या बनेगा, x²। दैट इज fx बन रहा है क्या, तो यहाँ पे fx बराबर x² कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। fx बराबर x² क्या है, इवन। तो यहाँ पे या fx बराबर हमने ले लिया, मान लिया cos x, f-x लिखो, cos -x, cos -x क्या होता है, cos x, क्या fx के बराबर बन रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इवन फंक्शन के। cos x इवन फंक्शन होता है। अभी आप इतना ही जानो, कोई फंक्शन इवन है या नहीं, उसका कंडीशन क्या है, f-x और fx अगर बराबर है तो फंक्शन क्या है, इवन। ऑड की बात करते हैं, लिखते जाना, इफ f ऑफ -x बराबर -fx आ जाए, अगर f ऑफ -x किसके बराबर आ जाए, -fx, तो fx क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। implies to fx is called odd function, implies to fx is odd function। ऑड फंक्शन का तरीका क्या पहचानने का हुआ बताओ, x को रिप्लेस किया -x से, अगर -fx का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, f-x -fx आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल fx बराबर x³ ले लो, तो f-x कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, f-x कितना होगा, माइनस ऑफ x का क्यूब, कितना बन जाएगा ये, -x³, क्या बन रहा है, -fx। ये एग्जांपल है ऑड का, ठीक है। fx बराबर sin x ले लो, fx बराबर sin x ले लो, f-x कितना हो जाएगा, sin -x, sin -x क्या होता है, -sin x, क्या बन रहा है, -fx। समझ में आ रहा, क्लियर है।
तो कह रहा है कि क्या कर रहे हो मोबाइल से, मोबाइल हाथ में क्यों रखा, तुमको नहीं बोल रहे, किसको बोल रहे हो समझ गया, क्या कर रहा था मोबाइल से। एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन माइनस एक्स, साइन एक्स, एक्स क्यू, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ऑड। अब सवाल क्या रहा है ना, अगला लिखो, सवाल लिखो, क्या कर रहा है सवाल लिखो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, लिख लिया। क्वेश्चन लिखो। वो कुछ कुछ आते रहता हूँ, उसको लिख लिया बेटा। क्वेश्चन है, लिखो। क्वेश्चन है, if f is an odd function, if f is an odd function, क्वेश्चन है, if f is an odd function, odd function, ठीक है, and if limit x tends to 0 fx exists, limit x tends to 0 fx exists। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि f0 प्लस और f0 माइनस का वैल्यू क्या होगा, सेम। देन प्रूव दैट द लिमिट मस्ट बी 0, प्रूव दैट द लिमिट मस्ट बी 0। कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, सुनना क्या गिवन है, गिवन है fx ऑड ऑड है ना, तो ऑड है, ठीक है ना, और साथ में क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट भी कर रहा, ठीक है, एंड ऑल्सो दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा। इसका मतलब है 0 पे fx का लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है f0 प्लस बराबर क्या है, f0 माइनस, ऐसा होगा, बोलो बोलो, कोई दिक्कत। अच्छा, एफ ए प्लस को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस को हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो f0 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, बोलो, बराबर यहां लिखाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f a माइनस को हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यही ना लिखते हैं, बताया था। f a प्लस को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और उसी को जब हम चेंज करते हैं, x रहता है a प्लस, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस h से, और h को टेन कराते हैं किससे, 0 से, बताया है ना। तो f0 प्लस का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा चलो तो पूरा लिख देते हैं,
पूरा लिख देते हैं, ऐसे लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। बोलो। हम एच में नहीं भी चेंज करेंगे तो काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है एच में चेंज करने की जरूरत नहीं। हमारे पास एफ एक्स कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन है ना, एच नहीं लगाते, ठीक है, बुक में एच लगाया, छोड़ो हम नहीं लगाते। यहाँ पे देखो एफ एक्स ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन है तो यानी कि एफ एक्स को हम कितना से रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो। एफ एक्स ऑड है ना, तो एफ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स होगा ना बेटा। ठीक यहाँ पे एफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे। क्या है, छिक रहा है भाई। माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर यहाँ लिखते हैं तो माइनस तो कॉमन आ जाएगा और एफ माइनस एक्स, चलो वही लगाते हैं, एच वाला ही लगाते हैं। यहाँ लिखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, इस पे दिख जा रहा एच टेंड्स टू 0, ये लिखा है एफ ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच आ जाएगा। ऐसा ऐसा आएगा ना, बोलो। यहाँ पे दिख रहा है ना टाइप। अच्छा, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एच होगा क्या, बोलो बोलो, ठीक है। और यहाँ पे आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये एफ ऑफ माइनस एच आएगा क्या, बताओ, एफ ऑफ माइनस एच आएगा, बोलो, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एच को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एच होगा, बोलो। तो ये लिखाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच बराबर क्या लिखाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ ऑफ एच लिख सकते हैं सब। ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा, लिमिट में क्या होता है ना, कोई भी कोफिशिएंट जो होता है ना वो लिमिट के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे -1 कोफिशिएंट दिख रहा है क्या तुमको, देखो देखो यहाँ पे -1 कोफिशिएंट दिख रहा है, तो ये -1 को आप बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच, यहाँ आएगा -1 और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच। इसको इधर ले आइए बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच बराबर कितना हो गया बताइए, 0। ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच बराबर कितना हो गया, 0। समझ रहे ना बात। अच्छा, 2 तो इसमें 0 होगा नहीं, तो इंप्लाइज टू क्या 0 होगा बताइए, एफ एच का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर फंक्शन क्या कर रहा था कि लिमिटिंग वैल्यू उसका 0 होगा, अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो f0 प्लस मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या बन रहा है, fh बन रहा है। और fh का वैल्यू आप h टेंड्स टू 0 आपने क्या बनाया है, यहाँ पे 0 बना रहे हैं, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लिमिट लगेगा ना,
यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच बराबर क्या रहा है 0। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच है ना, तो एफ एच इसका वैल्यू क्या रहा है 0 आ रहा, तो हो गया प्रूफ क्या है 0। समझ में आ रहा है, बोलो। ऑड फंक्शन का कंडीशन याद रखना, ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या है बताओ, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। इवन फंक्शन का क्या कंडीशन होता है, समझ में आ रहा है ये। आगे फिर पढ़ाना है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। इक्कीस नंबर बन गया, 21 नहीं पूछा, 21 मिटा दे इसको। अभी कहता है कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होगा ना तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखो ये सबको ग्राफ से भी आराम से देख सकते हो, इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो सिमेट्रिक होता है बाई एक्सिस के बॉर्डर। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा कभी भी वो सिमेट्रिक होगा बाई एक्सिस के बॉर्डर। देखो मान लिया ये इवन फंक्शन का ग्राफ ये है ना, बाई एक्सिस के बॉर्डर सिमेट्रिक होता है, तो जितना एक्स इधर लोगे उतना ही एक्स निगेटिव में इधर लोगे, ठीक है, तो बाई का वैल्यू दोनों का सेम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, अगर हम 0 प्लस पे लिमिट का बात करें, 0 प्लस पे, ठीक है, तो 0 प्लस पे बात करेंगे तो 0 प्लस पे f0 प्लस ये आएगा और f0 माइनस ये आएगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अभी ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 0 प्लस पे ये जो वैल्यू है ना ये इस पे हिट करेगा और 0 माइनस पे ये इस पे हिट करेगा, ठीक है ना, तो ये जितना वैल्यू प्लस में उतना ही वैल्यू इसका माइनस में आएगा। तो ये वाला वैल्यू है एफ ऑफ एच और ये वाला वैल्यू है माइनस ऑफ एफ ऑफ एच, ठीक है। तो दोनों तो बराबर है, ये वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर नहीं है, ये वैल्यू बराबर ये क्या है, इसका निगेटिव वैल्यू बराबर, तो एफ एच बराबर क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एच, ठीक है। तो उसको इधर लाया तो एफ एच बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 एफ एच बराबर 0, तो एफ एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राफ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। चलो ठीक है ना, लिखो अगला है, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, if f(x) is an even function, if f(x) is an even function, then limit x tends to 0 plus f(x) बराबर लिमिट x tends to 0 माइनस f(x), ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, समझ रहे हो, तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कितना आएगा, f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h आएगा क्या, बोलो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h लिख सकते हैं क्या, बताओ। अच्छा h के जगह पे यहाँ 0 डाला तो ये f0 आ जाएगा क्या, बोलो बोलो, f0 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर उस वाले सवाल में आपने f0 नहीं डाला था, क्योंकि इसलिए नहीं डाला था, मेरे को f0 से जरूरत नहीं था, ऐसे f0 का वैल्यू 0 आ रहा था। हमने अभी बताया था कि अगर कोई f(x) ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो और f(x) कोई भी ऑड फंक्शन है, समझ रहे हो ना,
तो f0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग इसका निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx निकालते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h आएगा क्या? और फंक्शन अगर इवन है तो f माइनस h क्या लिखाएगा? f ऑफ h। अभी आपने देखा कि अगर फंक्शन इवन है तो f माइनस x क्या होता है? f ऑफ x। तो अगर fx इवन है, क्या गिवन है बताइए? गिवन है fx इज इवन, इवन, सो f माइनस x बराबर क्या होगा? f ऑफ x, दैट इज f ऑफ माइनस h बराबर क्या होगा? fh होगा, बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h आ जाएगा, बोलो। और ये वाला वैल्यू अभी हमने क्या प्रूफ किया है? f0। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? f0 हो जाएगा क्या बताओ? f0 होगा क्या बताओ? बोलो बोलो। तो आपका RHL भी f0 आया, LHL भी f0 आया, तो लिमिट एग्जिस्ट किया है नहीं किया? नहीं किया? किया। RHL और LHL दोनों क्या आया? f0 आया। अगर f0 1 है तो आपका RHL भी 1 है, LHL भी 1 है। f0 हाफ है तो RHL भी हाफ है, LHL भी हाफ। समझ रहे बात? अच्छा, अब एक्सरसाइज में कौन कौन बोल रहा है? 21 और 22 और कोई? 16 तो बता ही दिया है? अच्छा 11 अभी तो बताया। a प्लस का बॉक्स क्या होता है? a प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? a। अच्छा 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। तो बता ही दिया। सुनना, एक तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। हमने तुमको बताया था कि दुनिया में किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फाइनाइट होगा, और वो फाइनाइट हमेशा एक ही वैल्यू को हिट करेगा। वो फाइनाइट हमेशा एक ही वैल्यू को हिट करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं RHL जो है 3 को हिट करता है, LHL 5 को हिट करता है, तो दो अलग अलग वैल्यू को हिट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए और वो हमेशा एक ही वैल्यू को हिट करना चाहिए। ठीक है ना? बात को समझिए। तो होता क्या है, आप याद रखिएगा, अगर साइन का एंगल या कॉस का एंगल इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बन जाए, बेसिकली इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी मान लेते x को आप इन्फिनिटी टेंड करा रहे हैं, जैसे चीजों को समझिएगा, आप बढ़िया समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप x टेंड्स टू 2 करते हैं तो जो मीनिंग x टेंड्स टू 2 के लिए होता है वो मीनिंग x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? जब हम x को टेंड कराते हैं 2 पे तो बस वहां पे 2 पे हिट करता है, 2 पे ही हिट करता है x, मतलब एक ही वैल्यू पे हिट करना है। यहाँ पे हमेशा जो है, यहाँ पे ये 2 है तो ये राइट से 2 प्लस हिट करेगा और लेफ्ट से 2 माइनस हिट करेगा, लेकिन हिट करेगा सिर्फ किस पे? 2 पे। लेकिन जब सवाल में x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर नहीं, अगर x टेंड्स टू a फाइनाइट नंबर है तो हमेशा x किसको हिट करेगा? एक ही वैल्यू को हिट करेगा, राइट से और लेफ्ट से। वो किसको हिट करेगा? एक। लेकिन अगर सवाल में x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी, तो कोई क्वांटिटी अगर इन्फिनिटी टेंड करता है ना, तो उसका मतलब उसका जो नेचर होता है वो इंक्रीजिंग नेचर का होता है। कोई क्वांटिटी अगर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो उसका नेचर होता है इंक्रीजिंग, और जब इंक्रीजिंग नेचर का है इसका मतलब उसका एक ही वैल्यू नहीं बनेगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? आप वैल्यू बढ़ाते जाइए, वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो कभी भी अगर कोई वेरिएबल इन्फिनिटी को हिट करता है, ठीक है, वहां पे आप x टेंड्स टू a में a फाइनाइट है तो x का वैल्यू a प्लस h लेते हैं, a माइनस h लेते हैं। लेकिन x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो थोड़ी x को इन्फिनिटी प्लस h ले लीजिएगा। इन्फिनिटी प्लस h कहां जाएगा? लोकेट होगा। सोचिए कहां लोकेट होगा? इन्फिनिटी को तो खुद नहीं पता वो कहां लोकेट हो रहा है। 2 को तो पता है कि कहां लोकेट हो रहा है, 4 को पता है लोकेट कहां हो रहा है, इन्फिनिटी को खुद नहीं पता है कहां लोकेट हो रहा है। तो उसके आगे कहां लोकेट कीजिएगा, उसके पीछे कहां लोकेट कीजिएगा? कहिएगा सर ये तो एजा लोकेट होता है, एजा लोकेट होता है, ये कहां लोकेट होगा? इन्हें बढ़ जाओ,
है तो चला जाएगा ना उधर, कहाँ कहाँ चला जाएगा पता नहीं, किसी के घर में घुस जाएगा। हाँ है? क्या कुछ बोल रहे हो? सुनो बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वेरिएबल टेंड करता है इंफिनिटी, इसका मतलब है वो वेरिएबल किसी एक वैल्यू को हिट नहीं कर रहा है, वो इनफाइनाइट वैल्यू को हिट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इनफाइनाइट वैल्यू को हिट कर रहा है। अगर एक्स टेंड कर रहा है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी किस नेचर का है? इंफिनिटी किस नेचर का है? रियल वैल्यू का है। रियल नेचर में नहीं इंफिनिटी आता, रियल का सबसे बड़ा वैल्यू आप क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। तो अगर कोई वेरिएबल इंफिनिटी हिट कर रहा है, इसका मतलब वो वेरिएबल दुनिया का हर एक रियल वैल्यू को हिट कर रहा है, हर एक रियल वैल्यू को हिट कर रहा है। अब तुम सोचो, एक ही सवाल में, ठीक है ना, एक्स जो है हाफ पे भी हिट कर रहा है, एक्स 2 पे भी हिट कर रहा है, एक्स 3 पे भी हिट कर रहा है, तो क्या तुमको लगता है हर एक केस में लिमिटिंग वैल्यू तो फाइनाइट आएगा, लेकिन कोई एक लिमिटिंग वैल्यू आएगा क्या? हाफ के लिए 2 आ जाएगा, 2 के लिए 3 आ जाएगा, 3 के लिए 5 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ना। तो याद रखना, अगर कोई वेरिएबल इंफिनिटी हिट कर रहा है या माइनस इंफिनिटी हिट कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? अगर कोई वेरिएबल इंफिनिटी हिट कर रहा है तो उसका नेचर इंक्रीजिंग होगा एंड क्रॉसेस ऑल टाइप्स ऑफ लिमिट, मतलब नंबर लाइन के हर एक वैल्यू को छुएगा। मतलब एक्स अगर, सुनना, एक्स अगर टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे, तो नंबर लाइन पे एक्स जो होगा राइट चलेगा। एक्स कैसे चलेगा? राइट चलेगा। स्टार्ट कहां से होगा? माइनस इंफिनिटी से, और एंड करेगा कहां पे? इंफिनिटी। यानी कि एक्स दुनिया का हर एक रियल वैल्यू को रखेगा, लेकिन स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से, बंद होगा कहां पे? इंफिनिटी। और अगर एक्स टेंड कर गया माइनस इंफिनिटी, तो इसका मतलब एक्स अब मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, वो डिक्रीज करेगा और स्टार्ट करेगा प्लस इंफिनिटी से और हिट करेगा कहां पे? माइनस इंफिनिटी। तो यानी कि अगर हम एक्स को इंफिनिटी बना रहे हैं, तो एक्स ये नंबर, ये वैल्यू दुनिया में इसमें जितना भी नंबर वैल्यू है वो सबको अप्रोच कर रहा है। और जब एक ही सवाल में एक्स बहुत सारे वैल्यू के अप्रोच करेगा, तो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट तो आएगा, लेकिन हर एक सिचुएशन में अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू आएगा। लेकिन कोई एक लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होगा क्या? नहीं। तो जब एक लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नहीं है, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगा? तो यहां पे देखो, हम बोल रहे हैं साइन 1/x है, साइन 1/x है, और x टेंड करा रहे हैं 0 पे। तो 0 प्लस की बात करें तो ये 1/x क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। अब क्या हुआ? साइन का एंगल इंफिनिटी बन गया। अब साइन का एंगल इंफिनिटी बन गया, इसका मतलब साइन का एंगल दुनिया का हर एक रियल वैल्यू है, बट किस नेचर का है? कंटिन्यूअस नेचर का। यानी कि वो एंगल 30 भी बन रहा है, 60 भी बन रहा है, 45 भी बन रहा है, 90 भी बन रहा है। 90 पे हिट करेगा तो 1 बनेगा, 45 पे भी हिट करेगा तो 1/√2 बनेगा, 60 पे हिट करेगा तो √3/2 बनेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या कर रहा है? लिमिटिंग वैल्यू यूनिक नहीं है, बल्कि क्या है? ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट किस रेंज में करेगा? जो साइन का रेंज है। साइन का रेंज कितना होता है? -1 से। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब साइन 1/x का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट बन रहा है, बट वो फाइनाइट कितने वैल्यू को बना रहा है? एक नहीं, दो नहीं, अनंत बना रहा है। अरे समझ में आ रहा है? तो याद रखना, ये नोट में लिख लो, ठीक है, हिंदी में, कि अगर साइन का एंगल इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बन जाए, या कॉस का एंगल इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बन जाए, लिख लो नोट में, बहुत काम का चीज है। अगर साइन का एंगल या कॉस का एंगल क्या बन जाए? इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बन जाए, तो उस केस में साइन और कॉस का ऑसिलेटरी वैल्यू यूज करना है। तो उस केस में साइन का ऑसिलेटरी वैल्यू, साइन और कॉस का, लिखा क्या लिखा? अगर सवाल में साइन एंड और कॉस का क्या एंगल इंफिनिटी या क्या बन जाए? माइनस इंफिनिटी बन जाए, तो उस केस में साइन या कॉस का ऑसिलेटरी वैल्यू यूज करना है, जो लाई करेगा बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब सुनना, जो लाई करेगा किसके बीच? -1 to 1। साइन और कॉस का रेंज क्या होता है? अरे जो रेंज होगा उसके अंदर है ना आएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? सुनो,
साइन 1/x का जब ग्राफ बनाओगे ना तो बहुत रैपिडली भागता है। यहाँ पे जैसे ये इस तरह से, फिर ना इस तरह से बहुत फास्ट भागता है, इस तरह से, मतलब बहुत खतरनाक टाइप का वेव लेता है, बहुत फास्ट भागता है। जैसे इसे आगे बढ़ोगे इधर बहुत मतलब इस तरह से भागने लगता है, ऐसे ऐसे। इधर फिर निगेटिव से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे भागेगा, समझ रहा है? तो ग्राफ छोड़ दो ना, ग्राफ में तुम अकबक आ जाओ, ग्राफ अभी उतना बुझाता नहीं। क्या याद रखना है बताओ इसमें? साइन का एंगल इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेट करेगा, कहां से कहां तक? माइनस। तो यहाँ पे साइन 1/, सो लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? और इंपॉर्टेंट बात क्या बताया? जो क्वांटिटी इन्फिनिटी टेंड करता है उसका नेचर क्या होता है? इंक्रीजिंग। जो क्वांटिटी टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी उसका नेचर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। और जो क्वांटिटी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो वो कोई एक फाइनाइट नंबर को हिट नहीं करेगा, वो दुनिया का हर एक रियल फाइनाइट को हिट करेगा। बात समझ रहे हो ना? दुनिया के हर एक रियल वैल्यू को हिट करेगा। और अलग अलग एक ही सवाल में एक अलग अलग वैल्यू को हिट कर रहा है एक ही फंक्शन के लिए, ठीक है? तो मतलब x का तो बहुत सारा फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू तो मिल रहा है बट वो यूनिक नहीं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं। समझ रहे हो बात? 21 नंबर देखो, 21 नंबर तुमसे इसलिए नहीं बना क्योंकि ये अभी 21 नंबर जो है वो टिग्नोमेट्रिक लिमिट है, और टिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ोगे तब नहीं बन जाए। साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 लिखते हैं, उससे बनेगा। तो वो टिग्नोमेट्रिक लिमिट है 22 वाली जो सवाल, ऐसे हम बता देते हैं। आगे पढ़ाएं क्या? ये पढ़ोगे आगे तो बन जाएगा अपने आप, ठीक है? साइन थीटा बाई थीटा लगाओगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या करा, सुनो। 11 नंबर बता दे, 22 नंबर क्या? ठीक है बता देते। 11 नंबर करा, लिखो एफ एक्स बराबर दिया हुआ, एफ एक्स बराबर दिया हुआ x माइनस a1 गुना x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस a। ठीक है बेटा? कर रहा है सवाल में लिमिट, दो सवाल है। पहला लिमिट x टेंड्स टू a1 एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये तो बहुत आसान है। x टेंड्स टू a1, अगर x के जगह पे a1 डालते हैं तो जहां जहां मार्केट में x है वहां a1 डाल दीजिए, तो यहाँ क्या होगा? a1 माइनस a1, ये जीरो हिट कर जाएगा। इधर बाकी कोई भी लफड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? जीरो इंटू लफड़ा, अरे कोई फाइनाइट ही ना आएगा। a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 सारा तो फाइनाइट आएगा ना। यहाँ आएगा जीरो, a1 माइनस a2 तो ये बन जाएगा जीरो। और यहाँ x a डालिए तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3। समझ में आ रहा है क्या? डॉट 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 a माइनस a, ऐसा बन जाएगा क्या? बोलो, ठीक है? बाईस नंबर देख लो, कह रहा है एफ एक्स बराबर क्या लिखना था, तो उसमें क्या लिखना था? वैल्यू डाल देना तो बन जाएगा। अंडू, अंडू क्या होता है? अंडू बैक होता है। एक से एक वर्ड बोलता है। एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और है 3 x बराबर पाई बाई 2। ये कहने का मतलब समझ रहे हो? ये फंक्शन कब लेना है? जब x पाई बाई 2 नहीं है, बाकी केस में है ना, और x पाई बाई 2 है तो f का वैल्यू 3 लेना। ये दो ब्रांच है ना, इस ब्रांच का डोमेन ये, इस ब्रांच का डोमेन ये। अच्छा, कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 गिवन है, क्या गिवन है? एंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स बराबर f पाई बाई 2 फाइंड के
फाइंड के, बनाओ जल्दी से। फाइंड के आसान है बेटा, जल्दी कीजिए। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब RHL LHL बराबर होगा? बोलिए। तो क्या गिवन है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, एफ एक्स बराबर कितना, एफ पाई बाई 2। एफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, 3 है ना। एफ पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, 3 है। एफ पाई बाई 2 3 दिया ना, देख लो आप। अच्छा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, बोलो बोलो, के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x, बोलो बोलो। अच्छा, के बाहर कर लें, कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x, बोलो होगा, बोलो बोलो। अच्छा, यहां से 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं तो k बाई 2 यहां आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, कॉस एक्स बटा पाई बाई 2 माइनस 6 लिख सकते हैं, हैं? ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, यहाँ k आ जाएगा बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अच्छा, cos x को हम sin पाई बाई 2 माइनस 6 लिख सकते हैं, बोलो बोलो। अब बटा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब एक देखो फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ोगे आगे, साइन का फोटो बटा फोटो, समझ रहा है, ये 1 होता है अगर फोटो 0 बनता है, मतलब नहीं समझा। साइन का एंगल, साइन का एंगल, साइन का एंगल बटा एंगल ऐसे लिखते हैं, तुम ज्यादा समझ में आएगा। साइन का एंगल बटा वही एंगल जो एंगल यहाँ है, क्या बनता है 1, कब ये एंगल 0 बटे। वेरिएबल कुछ भी टेंड करे उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं है, एंगल क्या होना चाहिए 0, एंगल क्या होना चाहिए 0, सेम नहीं। एंगल अगर 0 है तो साइन का एंगल बटा वही एंगल, ठीक है, क्या होता है 1। तो देख लो यहां x को पाई बाई 2 रखोगे, x को पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये 0 बन जाएगा क्या, तो साइन का जो एंगल वही एंगल है नीचे, बोलो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो k बाई 2 इंटू 1 बराबर कितना 3, तो k बराबर कितना 6। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में पढ़ाया जाएगा, साइन का एंगल बटा एंगल, टाइन का एंगल बटा एंगल, ये सारा 0 होता है अगर एंगल टेंड करे 0, समझ रहे हो।
आगे बढ़े अब। एक तो तुम जान लो, इससे सवाल आता नहीं, स्कूल में पूछेगा नहीं, इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि ये एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। और इतना से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत वेराइटी का सवाल होता है। तो अभी अपना वेराइटी का नहीं पढ़ सकते क्योंकि फंक्शन ही आपका उतना अच्छा नहीं, ठीक है। फंक्शन 3 महीना पढ़ाएंगे ना, मतलब 50 को 20 को 25 को क्लास पढ़ाएंगे ना, तब जाके बुझाएगा कि फंक्शन होता क्या। ये आप फंक्शन जो पढ़े उससे कुछ थोड़ी होगा, उससे तो डोमिनो रेंज नहीं निकलेगा। डिफिकल्ट सवाल था, अभी ऐसे दे दिया, 11th वाला पढ़ रहा हूँ ना। तो लिमिट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब कैलकुलस का तो जड़ होता है, लिमिट आपका कैलकुलस का जड़। लिमिट नहीं आपको बुझाता तो पूरी कैलकुलस साफ। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन हमको आ गया, यू बाई वी रूल आ गया, हम बाबा हो गए, हमको तो पूरा डिफरेंशिएशन आता है, हम तो खतरनाक हो गए, एक सवाल बना लिए। तो बच्चा लोग को लगता है कि चलो 4 गो सवाल बन गया, अरे हो गया हमारा काम, क्या जरूरी है सरवा ज्यादा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लिमिट, ठीक है, जो आपको एग्जाम में आएगा। और अगर आप देखिए, हम बता रहे हैं, हम तो पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि 12th में लिमिट है नहीं, तो भी हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमको पता है कि बच्चे को पढ़ा हुआ नहीं आता है, पढ़ के नहीं आता। और 11th में तभी तो और मजबूरी है पढ़ाना, 12th में पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि तो और भी खतरनाक टाइप का भी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग 12th में लिमिट पढ़ाते हैं, लिमिट हटा दिया है सिलेबस से, लिमिट एक्चुअली 11th में डाल दिया। और ये 11th में जो लिमिट है ना, मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है उतना, बट हाँ बेसिक के लिए है। तो बहुत सारा बच्चा तो उतना भी नहीं जान के आता ना, तो वहां पे उसको कंटिन्यूटी डिफिकल्टी बहुत दिक्कत होता है। तो लिमिट का हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, जैसे गर्मी छुट्टी होता है, अब तो अभी तो कोरोना में तो सालों भर छुट्टी रहा, तो लफड़ा ही नहीं। ऐसे गर्मी छुट्टी होता था 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, कंटिन्यूटी का सवाल नहीं समझ में आएगा। मतलब 10 दिन 8 दिन पढ़ाते थे, 2-2 घंटा 2.5 घंटा। तो पहले तो क्या था ना, स्कूलिंग कॉम्पिटिशन सब मिला रहता था। अभी देखो ना, कंपटीशन पढ़ाते तो नानी याद आता, तुमको चक्कर आता ना, तरिंगन दिखता है ना, तो वहां उससे पहले क्या था, मंजबड़ी बैठल रहता था। नहीं समझा, पहले मंजबड़ी बैठल रहता था, अब क्या ना, मंजबड़ी नहीं बैठता, अब उसको मन है तो बैठता है, नहीं मन है तो नहीं बैठता। अब जैसे हम तुमको पूरा डिप्थ में पढ़ाने लगे, इसमें पूरा डेप्थ में पढ़ाने लगे, तो बैठल रहोगे। तो पहले वही होता था, हम मंजबड़ी पढ़ाते थे, अब हम तुमको तुम्हारे हिसाब से पढ़ाते, तुम जो चाहता वही पढ़ाते हैं। पहले बहुत दिक्कत होता था, बेसिक पढ़ाया, एनसीईआरटी आरडी शर्मा पढ़ाए ना तो पूरा खुश। अब बेटा जब कंपटीशन में जाए, ज्यादा तो कंपटीशन ही रहता था, बहुत डेप्थ में चले जाते थे, तो बेटा चेहरा देखे तो तरीकन नजर आ रहा है, समझ में आ जाता था हम लोग को कि बेटा जो है इसके साथ जबरदस्ती हो रहा है। मतलब जबरदस्ती में तो समझ रहे हो ना क्या होता है। चलो पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट लिख, लिमिट का प्रॉपर्टी लिख, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, कुछ एक रूल है ना, इस रूल को ध्यान में रखना, नहीं तो बिना रूल का आपको दिक्कत होगा। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको हमने लिखा दिया था, पहला सबसे पहला होता है, दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का लिमिट इटसेल्फ कांस्टेंट होता है, व्हाट एवर वेरिएबल टेंड्स टू समथिंग। वेरिएबल कुछ भी टेंड कर जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, कांस्टेंट। लिखिए, द लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट, द लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट itself कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब आपको कोई भी सवाल में ना एलएचएस आरएचएस, एलएचएल आरएचएल नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। द लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट itself कांस्टेंट whatever variable tends to something, whatever variable tends to something। वेरिएबल टेंड कर जाएगा कुछ भी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है, अगर मान लिया लिमिट x टेंड्स टू 10 भी है और यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। मान लिया सवाल में है लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे हाफ है, तो आपका आंसर आएगा हाफ ही। समझ रहे बात को ना।
अगर कहीं आ गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे है 4, तो इसका आंसर होगा 4 ही। क्लियर हुआ? दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है? इटसेल्फ कांस्टेंट। दूसरा लिखिएगा, दूसरा प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू k f, लिमिट x टेंड्स टू a k f x। तो k कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट को आप लिमिट से बाहर कर सकते हैं। क्यों बाहर हो जाएगा उसको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। यहां आ जाएगा k लिमिट x टेंड्स टू a f x। क्यों बाहर हो जाएगा? बेसिकली लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a k गुना लिमिट x टेंड्स टू a f x। लिमिट x टेंड्स टू a k का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? k। तो k बाहर आ गया ना। तीसरा लिखिएगा, बेसिकली सुनो, लिमिट में ये जो होता है ना, जो टेंड करता है ना वो लिमिट वेरिएबल होता है, जो टेंड करता है वो वेरिएबल होता है। तो लिमिट को फंक्शन में इंपॉर्टेंस क्या है ना, लिमिट को जहां पे x है ना उसको उससे मतलब है। अब जैसे मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a है और लॉग है f(x), तो ये x पटकाएगा कहां पे? f वाले रिलेशन में, जहां x है वही ना पटकाएगा बेटा। ये लॉग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उससे उसको क्या मतलब है? समझ रहे हो? वो लॉग है उस ग्रेटेस्ट इंटीजर, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, लॉग को आप बाहर कर दीजिए, ऐसे लॉग को आप बाहर रखिए, लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x). मतलब f(x) का आप लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, f(x) का लिमिटिंग वैल्यू 2 हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? log 2। समझ रहे? जैसे हम ये जो सवाल बनाते थे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हम दिखा नहीं रहे थे आपको। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ये जो है लिमिट जो है ये बॉक्स के अंदर चल जाता है। बॉक्स से लिमिट को क्या मतलब? लिमिट को तो x से ना मतलब है बेटा, तो जहां x है वहां ना जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिमिट लिखते हैं x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पे x के जगह पे 2 प्लस होता है तो 2 प्लस डालते हैं, x के जगह 2 माइनस होता है तो 2 माइनस डालते हैं। पहला स्टेप यही करते हैं, जो हम लिखते नहीं थे, हम डायरेक्ट लिख देते थे। पहला स्टेप यही होता है। मतलब मान लिया लिमिट, जैसे मान लिया आपको है ऐसा e पे पावर f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a, तो e में कहां x इन्वॉल्व है? e को लिमिट से कोई मतलब नहीं, यहां लिमिट को मतलब है फिर किससे? f(x) से। तो आप इसको लिख सकते हैं e पे पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x). कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऑपरेटर के साथ लिमिट लगा हुआ है तो वो ऑपरेटर को बाहर रखिए और f(x) के साथ जाके लिमिट को डाल दीजिए। समझ में आ रहा बात? अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके साथ? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर हो रहा है ना? लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, लिख लो ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, सभी के साथ लिख लो, एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन, एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन। सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx, तो आप क्या करते हैं, आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a gx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a hx। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास है ऐसा प्रोडक्ट है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) गुना gx गुना hx, और भी हो सकता है, तो आप अलग अलग लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) गुना लिमिट x टेंड्स टू a gx गुना लिमिट x टेंड्स टू a hx। जैसे आपने अभी सवाल बनाया था ना, ये लिमिट x टेंड्स टू a था
x माइनस x1, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3। तो आप वहां पे क्या करते, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1 गुना लिमिट x टेंस टू a x माइनस a2 गुना लिमिट x टेंस टू a x माइनस a3 डॉट 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 गुना लिमिट x टेंस टू a x माइनस a। समझ में आ रहा, बोलो। ठीक है। और उसके बाद जहां जहां x है वहां पे क्या डाल देते, a1 डाल देते, a डाल देते, a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3। समझ रहे हो। अच्छा अगला लिख लो, लिमिट x टेंस टू a f(x, y, g(x), यहां आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a f(x) अब बटा लिमिट x टेंस टू a gx। क्या हो रहा भाई, बट gx नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हैं ना नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाता है बात। ठीक है। आज तो होमवर्क कुछ हुआ नहीं, पढ़ाया नहीं मैंने आगे। अब देखिए, अब जो है आप पहले समझिए दुनिया में कौन से सवाल का हम लिमिट निकालते हैं। दुनिया में कौन से सवाल का लिमिट निकालते हैं, जो सवाल लिमिट का जो ढांचा होता है ना, तो पहले तो आपको लिमिट का ढांचा पहचानना आएगा कि किस ढांचे का सवाल है, और हर एक ढांचा को बनाने का अलग अलग तरीका होता है। समझ रहे ना बात को। तो लिमिट बेसिकली जो है ना, अब जैसे मान लेते हैं 2 पे कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो 2 पे लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो तो f2 के बराबर हो जाएगा। अगर x टेंस टू a है और f(x) सवाल में दिया हुआ, तो a पे जो है ना, अगर f(x) वेल डिफाइंड है, मतलब a उसके डोमेन में है, तो फिर वहां लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं, वो सीधा सीधा किसके बराबर जाएगा, fa के बराबर। ठीक है। तो देखो यहां पे एक होता है ना मीनिंगलेस फॉर्म, जिसको बोलते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। ठीक है, इल्यूजरी फॉर्म, काल्पनिक। लिख लो मीनिंगलेस फॉर्म, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस पता नहीं कैसे सही है कि नहीं पता नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है रे। मीनिंगलेस फॉर्म ऑब्लिक, मीनिंगलेस कैसे लिखते हैं, लिख लिया हम, चल लिखो अनडिटरमाइंड माइंड, जिसको आज तक ज्ञात नहीं किया गया, फॉर्म ऑब्लिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, फॉर्म ऑब्लिक इल्यूजरी, काल्पनिक, जो सपना में आता है, इल्यूसरी। इसका स्पेलिंग हमको आता है ILLUSORY, काल्पनिक है ना। ये दुनिया में 7 होता है, इसको आज तक ज्ञात नहीं किया गया। 0/0 बटा एग्जैक्ट 0 नहीं, 0/0। ठीक है, पहला। दूसरा इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, एग्जैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तीसरा इन्फिनिटी घटाओ इन्फिनिटी, कहने का मतलब यहां भी देखो, सुनना, अगर ये 0 और ये 0 सेम 0 हो गया तो कट जाएगा, कट जाएगा बेटा। ये 0 अलग होगा, ये 0 अलग होगा, ये टेंडिंग टू 0, ये 0 पे हिट अलग करेगा, ये 0 पे हिट अलग करेगा। समझ रहे हो ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 1 अब बटा x माइनस 1। ठीक है, x1 डालेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी हुआ 0 है ना। 1 डालने पे तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, 1 डालने पे तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा ना, बट लिमिट है तो एग्जैक्ट की बात होती है या अप्रोचिंग होता है, तो अप्रोचिंग होता है, तो ये टेंड करेगा 0 पे और ये टेंड करेगा 0 पे, ये 0 अलग टेंड करेगा, ये 0 अलग टेंड करेगा, काहे टेंड करेगा, ये आइटम अलग है, ये आइटम अलग है। अरे समझ रहे हो ना। तो ये हुआ, नहीं तो फिर कट जाएगा, कट के 0 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, इस चीज को समझना, क्योंकि यहां देखो x को तुम यहां डालो 1, तो x², ये 1 प्लस का स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ 1 प्लस चल रहा है। 1 प्लस का स्क्वायर और 1 प्लस में अंतर है या नहीं है। ये 0 हिट कर रहा है, ये 0 हिट कर रहा है, बट दोनों अलग अलग 0 हिट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। तो ये शकल हो गया इनडिटरमिनेंट। लेकिन कोई कहेगा 1 पे बात करो,
तो दोनों सेम जीरो आ जाएगा, तो कट जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो फिर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? ये इंफिनिटी इंफिनिटी सेम हुआ तो कट जाएगा। मतलब ये अलग इंफिनिटी, ये अलग फोटो से इंफिनिटी आना चाहिए, ये अलग फोटो से इंफिनिटी आना चाहिए। फिर ये दोनों सेम इंफिनिटी होगा तो घट के जीरो हो जाएगा। लेकिन अलग अलग फोटो से इंफिनिटी आया, ये अलग फोटो से इंफिनिटी आ रहा है, ये अलग फोटो से इंफिनिटी आ रहा है। जैसे देखो, अगर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ऐसा लिखा, तो x इंफिनिटी डालूंगा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी प्लस 1 रूट इंफिनिटी इंफिनिटी, और घटाओ इंफिनिटी। ये इंफिनिटी इंफिनिटी अलग है ना, क्योंकि ये दोनों फोटो अलग है, तो ये कटेगा नहीं। अगर सेम वैल्यू इंफिनिटी दोनों हुआ तो कट के फिर क्या हो जाएगा? जीरो। समझ रहे हो ना? तो लिमिट वाले सवाल में तो आपका जो है सब अलग अलग ही दिखेगा। ये नहीं कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मीनिंगलेस ही होता है हमेशा, दोनों सेम इंफिनिटी अगर हिट किया तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। चौथा, इंफिनिटी गुना जीरो, इंफिनिटी गुना जीरो, ये सब ऐसे वैल्यू हैं जिसको आज तक ज्ञात नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है। पांचवा, 1 पे पावर इंफिनिटी। अब कोई कहेगा सर 1 पे तो कुछ पावर रखेंगे तो सर तो 1 होगा। हाँ, तो 1 को आप 10 बार गुना करते हैं 1 लिखते हैं, 1 को इंफिनिटी बार गुना करेंगे तो 1 ही लिखेंगे। हाँ लिखेंगे, अभी तो हमने बताया था तुमको, x पे पावर a पे पावर इंफिनिटी बताया था 1, जब मॉड ऑफ a क्या लिखा था 1, वहां तो बताया था मैंने। लेकिन ये स्पेशल केस है। ये क्या है, बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल पे काम होता है, और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ना, पावर चेंज होने से वैल्यू चेंज होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल का बेस हम लोग 1 नहीं लेते। ठीक है ना? तो ये एक शकल होता है लिमिट का, ये लिमिट का एक फॉर्मेट है। जब आप लिमिट का सवाल पहचानेंगे, सुनिएगा, लिमिट का अगर सवाल पहचानेंगे तो अगर ऐसा शकल आ गया तो ये फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म मानेंगे। लेकिन अगर कहीं 1 पे पावर इंफिनिटी वैल्यू लिखना है तो फिर आप उसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अच्छा, छठा, 0 पे पावर 0। ठीक है, अब कहिएगा 0 पे कुछ भी पावर तो 1 हो जाता है सब। नहीं, 1 पे कुछ भी पावर 0 हो जाता है ना, 0 पे पावर कुछ भी तो 0 हो जाता है। सातवां, इंफिनिटी पे पावर 0, 0 पे पावर 0 और इंफिनिटी पे पावर 0। ये दुनिया में 7 ऐसा है, यही 7 ऐसा वैल्यू है जिसको आज तक ज्ञात नहीं किया गया, और दुनिया का कोई भी लिमिट अगर होगा ये 7 में कोई ना कोई एक फोटो ले लेगा। लिमिट का कोई भी अगर सवाल है, एक्चुअल लिमिट का जब सवाल है, तो ये 7 में कोई ना कोई एक फोटो ले लेगा। ठीक है, यही 7 फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस फॉर्म, अनडिटरमाइंड फॉर्म, इल्यूजरी फॉर्म। ठीक है, अनडिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड अलग चीज होता है। अनडिफाइंड क्या होता है पता है? जब नीचे एग्जैक्ट 0 हो जाता है और ऊपर कोई वैल्यू होता है नॉट इक्वल टू 0, तब होता है अनडिफाइंड। समझ रहे हो बात? क्लियर है यहां तक? तो आज इतने रहने दो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।